Assalamu alaikum everyone, this is Monasul Islam from Sky Classes Rajbagh and Parepura। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं ORCC के लिए क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर रहता है, दैट इज बेटा द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज बेटा हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जेके बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बेटा बात करें, जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है बेटा, दैट इज बेटा रिगार्डिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रिगार्डिंग द पोस्टुलेट्स। ठीक है बेटा, तो आपको एक चीज पहले याद रखनी पड़ेगी बेटा, दैट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बेटा, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय डेनियल बर्नौली। किसने दी थी बेटा? डेनियल बर्नौली। ठीक है जिगर, इन द ईयर बेटा 1738। दरअसल बेटा ये वाटरसन ने भी दी थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा लेट दे दी। ठीक है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखोगे, डेनियल बर्नौली 1738 में इन्होंने ये थ्योरी दी। तो इस थ्योरी के बेटा कुछ पोस्टुलेट्स है। तो पोस्टुलेट्स में बेटा करीब करीब बेटा वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्टुलेट्स एंड देयर टोटल देयर अराउंड 10 इन नंबर। ठीक है बेटा, तो इंडिविजुअली मैं एक एक करके सब डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला पोस्टुलेट बेटा जो हमारे पास है, दैट इज रिगार्डिंग द पार्टिकल्स। तो यह कहता है कि गैस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक गैस जो होता है बेटा, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे गैस एटम्स होते हैं बेटा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर सिमिलर गैसेस है, अगर सिमिलर गैसेस, तो सब सिमिलर गैसेस के बेटा एटम्स भी सेम होते हैं, और जब डिफरेंट गैसेस की बात की जाए बेटा, उनके एटम्स बेटा डिफरेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट जो है बेटा, दैट इज रिगार्डिंग द पॉइंट मासेस। तो ये कहता है कि जो ये एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है बेटा, जिससे आपका एक गैस बना है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। पॉइंट मास समझते हो ना बेटा आप? दरअसल हम अर्थ को भी कभी पॉइंट मास लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंसेस ली जाती है इन कंपैरिजन विद द साइज ऑफ द अर्थ, वो बहुत बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं अर्थ जो है ये भी पॉइंट मास है। ठीक है, सिमिलरली बेटा जो गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर एक गैस मॉलिक्यूल यहां पर रख दूं, तो इस कमरे के डायमेंशंस के हिसाब से बेटा वो मॉलिक्यूल बहुत छोटा है। वो इतना छोटा है कि अगर आप एक पेज ड्रॉ करें, एक पेज पे एक डॉट ड्रॉ करें बेटा, वो डॉट जो है वो पॉइंट मास आप कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेज के डायमेंशंस बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तो सिमिलरली एक गैस जो होता है किसी कंटेनर में होता है, तो उसका जो साइज होता है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का बेटा, वो बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट, लाइक अ पॉइंट ऑन अ पेपर विद अ स्मॉल मास। उसका मास बेटा, जब ऑब्वियस ही बात है, जब पॉइंट मास है, इसका मतलब एक छोटा सा पार्टिकल है, उसका वजन भी बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इंडिविजुअली जो गैस मॉलिक्यूल्स है, उनका वजन बहुत ही कम होता है। ठीक है जिगर, ओके। नेक्स्ट assumption या बेटा जो पोस्टुलेट है, that is regarding the negligible volume of the particles. Now बेटा when you talk about the particles, पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बेटा, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ठीक है बेटा, ये क्या मसला है? मसला ये है बेटा, पार्टिकल्स जो होते हैं जनरली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सच दैट देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है बेटा बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल साइज। जब हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे, पार्टिकल साइज तो बहुत छोटा है, हमने अभी पॉइंट मास कंसिडर किया है। और बेटा जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच जो डिस्टेंसेस होती है, क्योंकि गैसेस में रैंडम मोशन होती है। जब मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से बेटा जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो कंटेनर है उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसी स्पेस है बेटा जो अनऑक्यूपाइड रहती है। देयरफॉर बेटा अगर हम कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम देखें, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम बेटा बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हम तो कहेंगे ना कि गैस इस पूरे कमरे में है, लेकिन बेटा जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटे हैं। तो इस कमरे का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक नहीं है, वो बहुत दूर दूर है। उनके डिस्टेंसेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। इफेक्टिवली हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में वो रहेगा। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा, दैट इज रिगार्डिंग द फोर्स। नाउ सी बेटा,
ऑब्वियस सी बात है, जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम मोशन में आसान। रैंडम मोशन में होने का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स बेटा एक जगह नहीं रहते, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होने वाला था वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बेटा ना अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, ना रिपल्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी कि जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है, नलिफाई होता है। समझ रहे हो? यहां पर आप मुझे सवाल कर सकते हो, सर एक ग्रेविटेशनल हमेशा आसान, क्योंकि मास तो है ना। लेकिन बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत कम है कि नहीं, और जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी चीज जो बेटा है वो ये कि गैसेस मोशन में है, दूर चलान, जब दूर चले जाते हैं तो इंटरेक्शन का मौका जो है बेटा वो बहुत कम है। इफेक्टिवली हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शंस अमंग देम, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन एक दूसरे के साथ नहीं करते। क्लियर छा किन्ना? तो बेटा अगला फिफ्थ पोस्टुलेट जो है बेटा दैट इज रिगार्डिंग द पार्टिकल्स इन मोशन। अब से तब से एक ही बात कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, ये कि जो मॉलिक्यूल्स है, कि जो एटम्स है, ये रैंडम मोशन मंस, अच्छा ठीक। बिकॉज जब भी देखो बेटा हम किसी भी टेम्परेचर की अगर बात करें, ऑब्वियस सी बात है गैस मॉलिक्यूल के पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा? मोशन होगी, और वही मोशन बेटा हमेशा होती है रैंडम मोशन होती है। आप कहोगे सर 0 केल्विन की अगर बात की जाए तब इन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताओ, क्या इनके पास तब मोशन है? तो मैं कहूंगा बेटा 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 होता है। हम इस टेम्परेचर की बात जब करते हैं तो याद रखोगे बेटा इस टेम्परेचर पर कोई भी मोशन नहीं होती, सब मोशंस बेटा सीज हो जाती है। लेकिन जब भी टेम्परेचर्स की बात की जाए तो याद रखोगे गैस के पास एनर्जी होती है, और एनर्जी की वजह से वो रैंडम मोशन में होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन, हमेशा मोशन में रहते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेक्शंस। वमा कर तमिस बे पार्टिकलन थपई सुचो आसा हमेश और योर नसान, एंड द फ्री स्पेस इज अवेलेबल। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल होती है मॉलिक्यूल को। जब मॉलिक्यूल के पास बेटा फ्री स्पेस अवेलेबल होती है, इफेक्टिवली ये मॉलिक्यूल एक जगह नहीं रहता, ये उधर इधर करता है। जैसे बच्चे की बात करेंगे तो स्पेस है ना मेला उसको कोई बोलता नहीं, दिस इज द बट नेचुरल थिंग व्हिच कम्स फ्रॉम हिज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। समझ रहे हो कि नहीं? और ओके बेटा द पार्टिकल्स रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शंस बट इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं क्या ये कहीं पोक ना 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 ना, ये नहीं क्या ये कहीं गो ना 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 ना। दलील क्या है? मॉलिक्यूल जो है बेटा ये चल रहा होता है और चलता है हमेशा स्ट्रेट लाइंस में। ये नहीं कि यहां से यहां तक स्ट्रेट गया, नहीं। दरअसल जब ये चल रहा होता है कुछ ना कुछ कोलिजन हो जाता है, कोलिजन के बाद फिर से स्ट्रेट चलेगा, फिर से स्ट्रेट चलेगा, फिर से स्ट्रेट चलेगा। कहने का मतलब पैराबोलिक रास्ता नहीं है, हाइपरबोलिक रास्ता नहीं है, रास्ता बिटवीन टू कोलिजन्स भी अगर होगा वो भी बेटा क्या होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक है जिगर? ओके नेक्स्ट जो है बेटा नेक्स्ट स्लाइड, that is again regarding the sixth postulate, that is the volume of the gas। अभी मैंने आपको कहा बेटा कि पार्टिकल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है इन कंपैरिजन, या नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक गैस का वॉल्यूम आप कितना लेंगे तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि जो गैस का वॉल्यूम है बेटा याद रखोगे वो उतना ही होता है जितना बेटा एक कंटेनर का होगा। जिस कंटेनर में आपका गैस है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आपके गैस का भी लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बिकॉज ऑफ द मोशन गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल्स पूरी जगह का ऑक्यूपाई करते हैं, हाँ आपस में उनकी डिस्टेंस है, लेकिन हम ये कहेंगे इस पूरे कमरे में गैस है, ठीक है बेटा। वेदर इट इज स्मॉल और बिग, ये छोटा हो या बड़ा हो, एंड जिसकी वजह से बेटा जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है वही ट्रीट किया जाएगा एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर छा? समझ गए कि नहीं? ओके बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज रिगार्डिंग द फ्री पाथ।
देखो बेटा, अभी मैंने आपको कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल है ये जब चल रहा होता है इना छुन स्मूथ मोशन में आसान क्या ये बेटा कंटिन्यूअस कोलिजन्स करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल है, ये चल रहा है, इसको एक और गैस मॉलिक्यूल मिला और इनके बीच कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद बेटा ये फिर से चलने लगा। लेकिन याद रखोगे कितने भी कोलिजन्स हो, कितनी भी टकराहट हो, याद रखोगे बेटा कि जो ये मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइंस में चलते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यहां पर कोलिजन नंबर 1, यहां पर कोलिजन नंबर 2, यहां पर कोलिजन नंबर 3। लेकिन आप देखो बेटा कि मैंने जो रास्ता दिखाया है वो बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। समझ रहे हो कि नहीं? यहां से यहां तक सीधा चल रहा है, आराम से चल रहा था, फिर से कोलिजन हुआ, रास्ता चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन फिर से स्ट्रेट लाइन। क्लियर छा कि ना? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो ये मॉलिक्यूल है इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है S12, 1 से लेकर 2 तक, फिर ये वाली डिस्टेंस है S23, फिर एक और डिस्टेंस है बेटा S34। ठीक है, तो अगर मैं इन टोटल डिस्टेंसेस को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ना S12 प्लस S23 प्लस S34 मिलेगा कि नहीं? सो कहना गोबरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि नहीं? ये वो रास्ता है बेटा जो ये फ्रीली चला, इसको बोलेंगे टोटल फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? टोटल फ्री पाथ। लेकिन अगर इस टोटल फ्री पाथ को डिवाइड किया जाए बाय द नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स हुए? 1, 2 और 3 कोलिजन्स में, तो बेटा हम ये देखेंगे ना कि एक एवरेज वैल्यू मिलेगा, एक एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस मिलेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये ज्यादा था, फिर कम चला तो फिर से कोलिजन, फिर बहुत ज्यादा चला फिर से कोलिजन। तो एक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो होती है बेटा उसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, उसी को बेटा हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो ये मीन फ्री पाथ कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल फ्री पाथ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन। समझ गए कि नहीं? ठीक छा। और इसको बेटा याद रखोगे, मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट हम करते हैं बेटा लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। ठीक छा? क्लियर छा? ओके बेटा, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बेटा ऑब्वियस सी बात है, गैस जो है बेटा रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि बेटा गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। गैस जो होता है बेटा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है। और याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा इस आसान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर छा? ये एक और पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा वो ये है दैट इज देयर इज अ कॉन्स्टेंसी ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो क्या मतलब को कॉन्स्टेंसी ऑफ एनर्जी और मोमेंटम? कांस्टेंट मतलब कोई चीज का वैल्यू सेम रह रहा है। किस किस चीज का? एनर्जी का और मोमेंटम का। पहले समझो बेटा, देखो बेटा सिंपल सी बात है, गैस जब चल रहा है, मॉलिक्यूल जब चल रहे होते हैं ये वहां सच जिगर में उन कोलाइड करान छा करान किन्ना। लेकिन बेटा याद रखोगे कि जो ये कोलिजन्स है इम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। ये ऐसे कोलिजन्स नहीं जहां पर एनर्जी जाया होती है। समझ रहे हो कि नहीं? इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन जहां पर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बेटा तीनों चीजें बेटा कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? देयरफॉर एनर्जी जो सिस्टम की रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मोमेंटम जो सिस्टम का होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है। तो यही पोस्टुलेट बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी है कि मूविंग पार्टिकल्स में कोलाइड, yes they do collide, और विद कंटेनर विद पार्टिकल्स, है कि नहीं? दीवारों के साथ भी टक्कर खाएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर खाएंगे, बट द कोलिजन्स आर बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। इशू याद था उन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, और जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बेटा ये सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। समझ गए कि नहीं? क्लियर छा? डाउट मच कोइंस? रिमेंबर दीज पोस्टुलेट्स। ये लॉन्ग टाइप में डेफिनेटली बेटा आपका सवाल बन जाता है। ठीक है, लास्ट का पोस्टुलेट जो है बेटा दैट इज रिगार्डिंग द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली हर किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब हर किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हर किसी डायरेक्शन में दीवारों पे फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? और वही फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम कैलकुलेट करें वही बेटा प्रेशर ऑफ द गैस होता है। और एक अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिगार्डिंग प्रेशर कि ये प्रेशर जो होता है से
हर किसी डायरेक्शन में सेम ही रहता है। अगर यहां से प्रेशर P लगा, यहां से भी प्रेशर P ही लगेगा, ऊपर से भी प्रेशर P ही लगेगा, आपकी तरफ भी प्रेशर P ही लगेगा। सो प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस रिमेन्स सेम। ठीक है, द कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द वॉल्स, है कि नहीं, ऑफ द कंटेनर। फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा इज कॉल्ड एज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर जो होता है ये प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग। कितने पार्टिकल्स कोलाइड किए, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड किए ज्यादा प्रेशर होगा, सीधी सी बात, क्योंकि ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। और यही जो है बेटा असम्पशन है किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक था, तो ये एक लॉन्ग टाइप का सवाल आपका बन गया। 5 नंबर हो सकते हैं इस सवाल के, एंड ये 10 के 10 पोस्टुलेट्स बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक और सवाल जो आता है बेटा, दैट इज रिगार्डिंग द मैथमेटिकल डेराइवेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। ये गैस जो है बेटा कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है बेटा, तो उसके लिए बेटा मैंने यहां पर एक गैस लिया है, लेकिन कौन सा गैस, एक परफेक्ट गैस लिया है बेटा। ठीक है, और एक क्यूबिकल वेसल में इसको मैंने डाला है। ठीक है बेटा, और जिस क्यूबिकल वेसल के बेटा साइड्स का वैल्यू जो है बेटा वो L है। ठीक है जिगर, इस सब के सब साइड्स बेटा जो है वो L है। ठीक, ऑब्वियसली क्यूब है। नाउ by the assumption of the kinetic theory of the gases, the gas molecules are constantly moving in the all possible directions. हर किसी डायरेक्शन में चलते हैं with all possible velocities। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब हर कोई possible value है तो average value of velocity क्या होगा एक गैस का, 0। क्यों, क्योंकि डायरेक्शंस कुछ भी, वैल्यू कुछ भी, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आ सकता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जो होता है ना बेटा ओवरऑल एक गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो हमेशा 0 होता है। एवरेज मीन जिसको हम कहेंगे। ठीक है बेटा, ओके। देयरफॉर दे पोजेस मोमेंटम, दस एक्सर्ट्स प्रेशर, है कि नहीं। जब मोमेंटम होता है ऑब्वियस सी बात है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से आपका फोर्स एक्सर्ट होगा जब मोमेंटम होगा, और जब फोर्स एक्सर्ट होता है पर यूनिट एरिया उसी को प्रेशर कहते हैं, तो प्रेशर भी लगेगा। ठीक है, अब वो प्रेशर कितना है उसकी डेरिवेशन देख लो। से फॉर एग्जाम्पल बेटा जो ये मैंने क्यूबिकल वेसल ली है जिसका साइड बेटा मैंने L लिया है, उसमें बेटा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैस के। कितने मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है, और हर किसी मॉलिक्यूल का बेटा जो मास है वो स्मॉल m है। क्या लिया मैंने उसका मास, स्मॉल m। ठीक है बेटा, दूसरी चीज बेटा, तो फिर जो टोटल मास होगा गैस का, टोटल मास होगा गैस का वो कितना होगा, टोटल मास, सो ऐसा कैपिटल M, सो ऐसा जिगरा बराबर स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। होगा कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा एक और चीज देख लो, एरिया जो होगा किसी भी दीवार का एरिया सुखा था इस जिगर में होना बराबर, सो ऐसा जिगरा L स्क्वायर, और वॉल्यूम अगर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा ना बेटा L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, और एक और चीज बताओ, डेंसिटी कैसे निकलेगी इसकी, वो आएगा ना गैस की, शाबाश, वो आएगा ना टोटल मास m डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सुखो ना जिगर L क्यूब, होगा कि नहीं। ठीक है जिगर, तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब समझो बेटा, अब मैं बोल रहा हूं इमेजिन दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन x, y एंड z कोऑर्डिनेट एक्सिस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, से फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स है, एक की वेलोसिटी v1, दूसरी की v2, तीसरी की v3, so on so forth up to v10। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला है हर किसी की वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी c1, c2, c3, c4 so on up to cn, और ऑब्वियस सी बात है हर किसी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग x एक्सिस, एक होगा अलोंग y एक्सिस, और एक होगा अलोंग z एक्सिस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के पास बेटा एक वेलोसिटी का डायरेक्शन से इसकी वेलोसिटी है बेटा c। ठीक है, तो एक कंपोनेंट होगा u अलोंग x, एक कंपोनेंट होगा v अलोंग y, और एक कंपोनेंट होगा बेटा w अलोंग z। ठीक है, तो मैंने तीनों कंपोनेंट्स यहां पर इस्तेमाल किए हैं। ये है बेटा u1, v1, w1 आर द कंपोनेंट्स ऑफ c1 अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ठीक है बेटा, ये पहले समझो, इंडिविजुअल वेलोसिटीज हर किसी की c1, c2, c3, c4। ठीक, और उन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। क्या क्या, u1, v1, w1, u2, v2, w2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट वेलोसिटी कितनी है तो आप कैसे निकालोगे, c1 निकलेगा ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है 3 वेलोसिटीज है, अक्षय या पर u1,
बेचे y एक्सिस किन जिगर में on v1, बेचे z एक्सिस किन जिगर में on w1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि c1 का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे ना बेटा सिंपली इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, बोलोगे कि नहीं? दिस इज सिंपल वेक्टर अलजेब्रा जिसमें आपके पास तीन वेक्टर्स है उन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट जो होता है वो होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, या मैं ऐसे कहूंगा v, ओ सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं मैं कर रहा, ये देख लो, मैं बोलूंगा ना C1 किसके बराबर होगा, ए मॉलिक्यूल जो है जिसके तीन कंपोनेंट्स है, जो उसकी नेट वेलोसिटी होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, वो होगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर है ना प्लस w1 स्क्वायर, ये होगा कि नहीं? इथे पड़ा अगर C21 सुका थे बराबर शाबाश स्क्वायर रूट ऑफ, उसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा u2 उसका स्क्वायर, एक होगा v2 उसका स्क्वायर, और बेटा एक होगा ना w2 उसका भी क्या लेना है स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो सिमिलरली बेटा C1 स्क्वायर की अगर बात की जाए उसको ऐसे लिख सकते हैं, C2 स्क्वायर की बात अगर की जाए उसको ऐसे लिख सकते हैं, C लास्ट की अगर स्क्वायर की बात की जाए तो ऐसे लिख सकते हैं un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। C2 को ऐसे लिखा जाएगा u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर, है कि नहीं? दीज आर सिंपली द नेट वेलोसिटीज ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक छा, व्हेन यू आर टेकिंग देयर कंपोनेंट्स, क्लियर छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नाउ बेटा अब अगर वेलोसिटी है, इसके बाद ये समझना पड़ेगा हमें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गैस मॉलिक्यूल अब लिया है, अब एक गैस मॉलिक्यूल लिया ऑफ मास m, इसका मास क्या है m। अब जब ये जा रहा है अलोंग x एक्सिस, तो जो इसकी वेलोसिटी है c1, उसका एक कंपोनेंट यहां से काम करेगा u1, करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? u1 वेलोसिटी से इस दीवार की ओर जाएगा, जो ये दीवार यहां पर है इस दीवार की ओर ये जाएगा विद अ वेलोसिटी u1, जाएगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात। अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप मुझे बताओ बेटा इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना होगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो द मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज m इनटू u1, ऐसा कितना होगा कि नहीं? m इनटू u1, ठीक है। लेकिन बेटा जब ये कोलाइड करेगा, वो कोलिजन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, कहने का मतलब एनर्जी खर्च नहीं हुई, कहने का मतलब मोमेंटम जाया नहीं हुआ, मोमेंटम सेम रहा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब ये वापस आएगा इसका वेलोसिटी तो रहेगा फिर से u1, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। देयरफॉर अगर मैं मोमेंटम की बात करूं आफ्टर कोलिजन, गोबरा स्वाइसना तेले माइनस टाइम्स m u1, क्यों? क्योंकि यहां से जब गया मास था m, वेलोसिटी थी u1, लेकिन जब वापस आया मास था m ही, वेलोसिटी क्या थी? माइनस u1, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या बनेगा? माइनस m u1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम होता है ना बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, होता है कि नहीं? फाइनल क्या छू? माइनस m u1, इनिशियल क्या छू? m u1, तो मैंने बोला माइनस m u1 माइनस m u1, सो बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2m u1, दिस इज द नेट चेंज इन द मोमेंटम, ठीक छा। अगर इस चेंज के मैग्नीट्यूड की बात की जाए बेटा सुशुनत सिंपली ट्वाइस m u1, ठीक छा। अब मुझे एक बात बताओ, इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए ये मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस कवर कर गया? शाबाश, ऑब्वियस सी बात है, पहले ये ओरिजिन पे था, ये इधर चला l, फिर वापस भी आया l, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर की बेटा सच ना 2l, छा किन्ना समझ रहे हो? और इस 2l डिस्टेंस को चलते हुए बेटा इसका मोमेंटम ट्वाइस m u1 से चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड में, ठीक है बेटा? ओके। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको कितना टाइम लगा होगा बेटा इस कोलिजन में, तो आप बोलोगे सर जो आपका वेलोसिटी है u1 वो होता है बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, देयरफॉर बेटा टाइम जो इसको लगेगा वो किसके बराबर होगा? 2l डिवाइडेड बाय u1, होगा कि नहीं? ये तो हो गया पहले मॉलिक्यूल की बात। दूसरे को कितना टाइम लगा होगा? उसको भी लगा होगा 2l बाय u2, 2l बाय u3, 2l बाय u4, होगा कि नहीं? बाकी मॉलिक्यूल्स का भी टाइम इतना ही होगा ना, समझ रहे हो? तो इंडिविजुअली जब मॉलिक्यूल गया मोमेंटम उसका था m u1, वापस हो गया माइनस m u1, चेंज इज ट्वाइस m u1, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ट्वाइस l, वेलोसिटी थी u1 जिसकी वजह से टाइम हम निकाल रहे हैं ट्वाइस l बाय u1, ठीक है जिगर? इसके बाद बेटा
अब आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई dt, पर मुछुआ किन्ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर मैं बोलूं मोमेंटम तो चेंज हुआ है, टाइम भी तो कुछ लगा है, तो मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल ने जब एक्स एक्सिस वाले दीवार को हिट किया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा एम आइसना क्या फोर्स एक्सर्ट करमुत, सो फोर्स का तो आइस बराबर दैट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द फर्स्ट मॉलिक्यूल, होगा कि नहीं? वो किसके बराबर आएगा बेटा? सो आइसना चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो कितना है? ट्वाइस m u1 डिवाइडेड बाय बेटा टाइम टेकन, सूचना जिगर ट्वाइस l बाय u1, है कि नहीं? 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये बनेगा ना बेटा mu1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, होगा कि नहीं? सो यहां पर मैंने एक्सप्रेशन लिखी है mu1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। क्लियर छा? ठीक है बेटा, ओके। सिमिलरली बेटा बाकी मॉलिक्यूल जो है जब वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, दूसरा मॉलिक्यूल जब जाएगा वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल जब जाएगा वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, चौथा मॉलिक्यूल जब जाएगा वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो फोर्सेस होंगे दूसरे का क्या होगा? शाबाश, वो होगा ना mu2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, होगा कि नहीं? तीसरे लास्ट का क्या होगा? mun स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, होगा कि नहीं? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स इस x वाले फेस पर कितना लग रहा है, जो यहां से दीवार थी जब ये पहला गया उसने फोर्स लगाया mu स्क्वायर बाय l, दूसरा गया mu2 स्क्वायर बाय l, तीसरा गया mu3 स्क्वायर बाय, तो नेट फोर्स इस दीवार पर कितना लगेगा? वो लगेगा ना बेटा Fx, और वो होगा ना F1 प्लस F2 along x एक्सिस, होगा कि नहीं? अब स्केलर सम इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं बेटा, वो टोटल फोर्स मुझे लगता है इसके बराबर आएगा। सो टोटल फोर्स यूज आइस अलोंग एक्स एक्सिस, सो आइस बराबर देखो m बाय l बेटा कॉमन निकलेगा और अंदर रहेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ जब ये इतना फोर्स इस दीवार पे लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ एरिया है ना इस दीवार का, तेल लगे अत दीवारस पे प्रेशर तला वन तेल गोबर में आने प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस का इस बराबर, सो आना यह फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो कि l स्क्वायर है। ठीक है, तो जब इसको l स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक्सप्रेशन क्या आएगी? m अपॉन l क्यूब आएगा कि नहीं? इनटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस बेटा सो ऑन सो फोर्थ। ये एक्सप्रेशन आपके प्रेशर की आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, समझ रहे हो? सिमिलरली बेटा प्रेशर होगा अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वाई दीवार पर आएगा ऊपर वाली दीवार पर। सिमिलरली प्रेशर होगा अलोंग जेड एक्सिस, सामने वाली दीवार पर आएगा, आएगा कि नहीं? तो जो ये प्रेशर्स है बेटा, जो ये प्रेशर्स लग रहे हैं वो आपको समझने हैं। इसी टाइप की एक्सप्रेशन आएगी, आएगी कि नहीं? तो एक्सप्रेशन क्या होगी देख लो। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमारे पास वो तो इतना होगा ना m बाय l क्यूब, m बाय l क्यूब, शाबाश, इंटू u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। यही होगा कि नहीं? यही होगा कि नहीं? सिमिलरली बेटा प्रेशर जो होगा वो होगा अलोंग y और z एक्सिस भी, वो कितना होगा देख लो। अलोंग y एक्सिस क्या पहले अखुन तेल एक्सप्रेशन, शाबाश, वो लिखना पड़ेगा ना m बाय l क्यूब फिर से, लेकिन वहां से कौन से कंपोनेंट से? v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ अप टू vn स्क्वायर, होगा कि नहीं? अगर मैं आपके प्रेशर की बात करूं अलोंग z एक्सिस तपर कुछ कंपोनेंट छु, शाबाश, तपर छु ना w कंपोनेंट, सुगोना जिगर मैंने m बाय l क्यूब w1 स्क्वायर w2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ, होगा कि नहीं? तो फर्ज कर लो बेटा हर किसी डायरेक्शन में जो नेट प्रेशर लग रहा है, से फॉर एग्जांपल पोस्टुलेट है कि वो सेम है, तिल चुना गोबर में आना पी एक्स पी वाई पी जेड बराबर, से पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, से इट इज इक्वल टू पी। अच्छा ठीक, देयरफॉर बेटा मैं अगर इन तीनों का समेशन करूं पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये ना जिगर मैंने 3 टाइम्स पी निकलेगा कि नहीं? क्या निकलेगा? शाबाश, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड किसके बराबर आएगा? आएगा ना 3p। तो विच इंप्लाइज बेटा अगर मैं p की बात करूं सो ऐसा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। तो ये तो हमारा नेट प्रेशर है। पी एक्स का वैल्यू डाल दो, पी वाई का वैल्यू डाल दो, पी जेड का वैल्यू डाल दो, आपके पास तीनों वैल्यूज डाल दो यहां पर, डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहां पर मैंने सबस्टिट्यूट किए हैं। देखो मैंने बोला प्रेशर जो है इट इज इक्वल टू m बाय l क्यूब, तीनों में कॉमन, अंदर क्या रहेगा? u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर सो ऑन अप टू un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर सो ऑन अप टू vn स्क्वायर, w1 स्क्वायर w2 स्क्वायर सो ऑन अप टू wn होल डिवाइडेड बेटा
3, ठीक छा। उसके बाद बेटा अगर हम प्रेशर की बात करें वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा m, देखो ये 3 बाहर आएगा, m/3l क्यूब, ठीक छा, m/3l क्यूब। और बेटा उसके बाद आएगा, देखो मैंने क्या किया है, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ये मैंने तीनों को अलग लिखा, फिर u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, फिर सिमिलरली बेटा un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर, ठीक है बेटा। लेकिन ये वाली चीज तो आपको पता है ये क्या होता है, व्हाट इज u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस ये ना c1 स्क्वायर, पहला वाला पेज याद है, तो इसके बदले मैं c1 लिख सकता हूं, इसके बदले में बेटा c2 लिख सकता हूं, और इसके बदले बेटा में हम cn लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ अप टू cn स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा मैंने यहां पर एक और चीज किया है, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बेटा बाई कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्मॉल m को n मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा ना टोटल मास, और एक n बेटा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसके बदले मैंने कैपिटल M लिखा, ठीक है, नीचे जो है बेटा L क्यूब आ रहा है जो कि आपको पता है वॉल्यूम होता है, और बेटा ये जो है c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 सो ऑन सो फोर्थ, ये है क्या, ये आपको समझना है, डिवाइड बाय n। इस चीज को देख लो बेटा, ये है क्या, ये क्या है, देखो समझो। अगर मैं बेटा आपके साथ एक वेलोसिटी को डिस्कस करूं जिसको हम बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आपको पता होगा बेटा कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है ये छासा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n। यानी कि आपको पहले स्क्वायर करना है, फिर एवरेज निकालना है, और फिर क्या लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। इस वेलोसिटी को बेटा हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, रूट ऑफ मीन, मगर मीन किन का लिया आपने, स्क्वायर्स का, ठीक है। तो अगर बेटा हम आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें, अतरोज नहीं हो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर डिवाइड बाय n। सिमिलरली यहां पर देखो c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, गोबर में आने ये गोना तेले स्क्वायर ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, तो इसके बदले मैंने लिखा v आरएमएस का स्क्वायर, विच इंप्लाइज बेटा जो प्रेशर की एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं हम मास डिवाइड बाय 3 टाइम्स वॉल्यूम इनटू v आरएमएस या c आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप लिख सकते हो ना बेटा एज डेंसिटी, देयरफॉर बेटा एक्सप्रेशन जो है प्रेशर की वो आती है रो c आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 3। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ रही है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, समझ रहे हो कि नहीं, कंसमा चु डाउट, क्लियर छा। प्लीज ट्राई टू फॉलो द स्टेप्स। इंडिविजुअली हमने एक्स एक्सिस पे पहले फोर्स देखा, फिर एक्स एक्सिस पे प्रेशर देखा, फिर प्रेशर देखा वाई पे, फिर प्रेशर देखा जेड पे। उसके बाद बेटा हमने इन तीनों प्रेशर्स को सेम लिया और एवरेज निकालने के बाद हमने वैल्यू सबस्टिट्यूट किए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पर की, और मैनिपुलेशन करने के बाद हम देख रहे हैं प्रेशर जो होता है डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। गैस का डेंसिटी जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा, गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू n इंटू m। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा, गैस के मॉलिक्यूल्स का मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रेशर, समझ रहे हो। तो प्रेशर बेटा इन चीजों पे डिपेंडेंट है, क्लियर छा, समझ रहे हो, ओके। एक और सवाल बेटा जो हमसे पूछा जाता है दैट इज रिगार्डिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है ये समझना है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज द नंबर ऑफ वेज, फ्रीडम आजादी, एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी तरह की आजादी है, ठीक है, उसको बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और इट इज द इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर इन द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द फिजिकल सिस्टम। There are 3 types of degrees of freedom, 3 types of degrees of freedom है बेटा, जिनमें पहला ट्रांसलेशन है, रोटेशन है और वाइब्रेशन है। तो 3 तरह के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या तो मॉलिक्यूल चल सकता है, या तो मॉलिक्यूल घूम सकता है, या तो मॉलिक्यूल बेटा वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, ठीक छा, ओके। ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, दबा ये डिपेंडेंट है ऑन बोथ, दोनों चीजों पर। एक तो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में,
और बेटा ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कैसी है, एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है बेटा। विद ज्योमेट्री रेफरिंग टू द वे इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन स्पेस। ज्योमेट्री का मतलब आपके एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। अब आपके मॉलिक्यूल जो है बेटा, मैं 3 टाइप्स ले रहा हूं। एक ऐसा टाइप जिसको हम मोनो एटॉमिक कहेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या होता है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। मोनो एटॉमिक मीन्स इसके पास एक ही मॉलिक्यूल है। ऑब्वियस सी बात है, एक मॉलिक्यूल या तो चल सकता है एक्स पे, या चल सकता है वाई पे, या चल सकता है जेड पे। तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो प्योरली ट्रांसलेशनल है। ये रोटेट नहीं कर सकता, ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, समझ रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर पाता है। क्या कर पाता है? ट्रांसलेट, ठीक है। और ट्रांसलेट कितने डायरेक्शंस में करेगा? 3 डायरेक्शंस में, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल चल सकता है कहीं से भी, एक्स से चल सकता है, वाई से चल सकता है, जेड से चल सकता है। लेकिन जब उसकी रोटेशन की बात आएगी बेटा, ये रोटेट सिर्फ 2 एक्सिस पे कर सकता है। अगर हमने इसको अलोंग वाई एक्सिस रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ऐसे, या तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, ठीक है, या बेटा इसको रोटेट करने की क्षमता अलोंग जेड एक्सिस होगी। जेड एक्सिस है ना आपकी तरफ, या तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, ठीक है। 2 रोटेशंस। वाई पे रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि वाई पे ही है, या तो ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। वाई पे रोटेट नहीं कर सकता। तो इसके पास है 3 ट्रांसलेशन के तरीके, ट्रांसलेशन के तरीके, लेकिन बेटा 2 इसके पास क्या है? रोटेशन के तरीके। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर हम एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें जो कि ट्राई एटॉमिक है, उसमें 3 एटम्स है, ठीक है बेटा, तो उसमें बेटा ट्रांसलेशन भी किसी डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन बेटा 3 डायरेक्शंस में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ऐसे अज्यूम कर लो, ये खचक ऐसे, ये और ये, ठीक, ये आपके पास ट्राई एटॉमिक एक है। या तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे रोटेट करे, ऐसे कर सकता है कि नहीं? ये ऐसे है ना, इस प्लेन में है ना, या तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक, ऐसे, या बेटा इसे रोटेट ऐसे कर सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रोटेट ऐसे करे। तो रोटेशन के इसके पास 3 तरीके हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसलेशन इसके पास 3 है, लेकिन इसके पास 3 क्या है? रोटेशन। अब हर दिन कहां देखोगे आप कैसे कैसे रोटेट करेगा, कैसे कैसे चलेगा? तो उसके लिए बेटा मैंने आपके सामने एक चार्ट पेश किया है, एक चार्ट पेश किया है जिसमें मैं आपको यह बता सकता हूं कि किस गैस के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैंने एक डायग्राम बेटा वाइब्रेशन की दी है। वाइब्रेशन जब एक मॉलिक्यूल होता है, 2 मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेशन की क्षमता है। इफेक्टिवली वो एक वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को जन्म देते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब चार्ट जो है बेटा, उसमें पहले में एटॉमिसिटी लिखा गया है, फिर एग्जाम्पल लिखा गया है, फिर n लिखा गया है, फिर r लिखा गया। सर ये n और r क्या है? तो इसके लिए बेटा मैं आपके सामने एक फॉर्मूला पेश कर रहा हूं, दैट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है बराबर 3n माइनस बेटा r, 3n माइनस r, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, और r जो है बेटा इट इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, या आप बॉन्ड्स कह सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, नियन है, आर्गन है, तो इसमें एक ही एटम होगा ना। n का वैल्यू क्या है? 1, n का वैल्यू है 1, और r का वैल्यू क्या है उसमें बेटा? 0। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनके पास, ये किसी के साथ बंद नहीं है। तो n का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है 0, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 3। और ये तीनों कौन सी होगी? यस, ये तीनों बेटा ट्रांसलेशनल होगी। क्या आसन? ट्रांसलेशनल। समझ रहे हो कि नहीं? ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक डायएटॉमिक की बात करें, फॉर एग्जांपल H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है बेटा, इसमें कितने एटम्स हैं? n का वैल्यू आएगा 2, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख लो बेटा, या रेस्ट्रिक्शंस देख लो। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जुड़ा है कि नहीं? लेकिन रेस्ट्रिक्शन, ये 2 बॉन्ड्स है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एक ही है, ये वाला रेस्ट्रिक्शन, रुकावट। जैसा ऊपर वाला बॉन्ड काम कर रहा है वैसा ही नीचे वाला बॉन्ड काम कर रहा है। ये इसको इंपोज कर रहे हैं कि इस तरह से तुम बंद हो। तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक है, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक है बेटा। तो F
इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 6 माइनस 1, तो दैट इज 5 एग्जैक्टली। सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा हमारे पास अब क्या है 5, लेकिन आप मुझे बताओ कौन सी। हाँ बेटा 3 जो होगी तिमासनाई ट्रांसलेशनल, ठीक छा, और 2 जो होती है बेटा वो होती है रोटेशनल, जो अभी दिखाया था पिछले वाले स्लाइड में, ठीक छा जिगर, ठीक है ओके। इसके बाद एक और एग्जांपल मैंने ली है ट्राई एटॉमिक मगर नॉन लीनियर की, ट्राई एटॉमिक मगर नॉन लीनियर की, जैसे कि यहां पर है ओजोन की बात करेंगे। ओजोन चुना आसान इत पे मचो आसान लीनियर, ठीक छा। तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ एटम्स 3 है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी 3 है, 1 2 और 3। हां डबल बॉन्ड्स को ऐसे नहीं गिनना, आप ऐसे समझो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये रेस्ट्रिक्शन है। यहां पर 2 बॉन्ड हो 1 बॉन्ड हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन 1 है। यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन, यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन, तो 3 रेस्ट्रिक्शंस, 3 और ये भी 3 आएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 into 3 इज 9, 9 minus 3 इज 6, तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सर कौन सी? तो यहां पर देखना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, 3 होगी ट्रांसलेशनल, 3 होगी बेटा ट्रांसलेशनल, और बेटा 3 जो है तिमचा आसान शाबाश रोटेशनल। समझ गए अभी दिखाया था किस तरह से, ठीक है ओके। इसके बाद बेटा अगर हम एक ट्राई एटॉमिक की बात करें, लेकिन बेटा लीनियर है, लीनियर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन्स एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इतने पढ़ा आसान किन्ना। तो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ 2 है, 3 नहीं, समझ रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 3 into 3 विल बी 9 माइनस बेटा 2 एग्जैक्टली। तो इफेक्टिवली रोटेशन के बाद हम देख रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पर 7 आ जाएगी। सर अब ये 7 कैसे पॉसिबल है? तो याद रखोगे बेटा 3 जो होगी तिम क्या आसन ट्रांसलेशनल, 3 जो होगी बेटा तिम क्या आसन, सॉरी 2 जो होगी 2 क्योंकि ये लीनियर है ना, ये लीनियर है ना, इसके पास 2 ही रोटेशन होगी, 2 होगी बेटा रोटेशन, ठीक है। लेकिन बेटा इसके पास 2 और होगी, और वो होगी वाइब्रेशनल। कहां से देखो कैसे, एक तो ये वाइब्रेट करेगा और एक यहां पर वाइब्रेशन पॉसिबल है, तो यहां पर बेटा 2 वाइब्रेशंस पॉसिबल है, समझ रहे हो। लेकिन ये सब जो मैंने दिखाए ये मुझे नॉर्मल टेम्परेचर पे काट पेड़, लेकिन अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें एट हाई टेम्परेचर्स, तो याद रखोगे हाई टेम्परेचर्स में एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा जोड़नी पड़ती है, +2 सबको कर दो एक्सेप्ट मोनो एटॉमिक, आपके पास नेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। क्लियर छा, समझ गए कि नहीं, ठीक है कि नहीं। सो वी आर लेफ्ट एक्चुअली, आपके लिए होमवर्क है बेटा वो आप कर लें, रिगार्डिंग द इक्विपार्टीशन लॉ। वो 3 नंबर का सवाल आपको पूछ सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज द इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी होती है बेटा ½ ऑफ kT, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम KTG, थैंक यू।